गुड इवनिंग दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज डेट है 29 जून। तो आइए देखते हैं 29 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स। आज हम लोग की करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो होता है दोस्तों पढ़ने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा। नेशनल काइट बोर्डिंग चैंपियनशिप जो होता है दोस्तों कहाँ आयोजित की गई है। सायरन प्रणाली क्या है। वन हेल्थ परियोजना कहाँ लॉन्च हुई है। उत्तराखंड न्यूज में क्यों है। सुरक्षा मित्र परियोजना कहाँ लॉन्च की गई है। नीति आयोग न्यूज में क्यों है। सिडनी मैकलागिन कौन है, कहाँ की है और उन्होंने क्या किया है। और आखिरी न्यूज है दोस्तों इयोन मार्गन। ठीक है, इयोन मार्गन न्यूज में क्यों है। तो हम लोग की पहली न्यूज क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन 2022। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। आयोजन तो लिस्बन में। लिस्बन कहाँ है। पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन में इस बार आयोजन हुआ है। टोटल कितने कंट्री भाग ले रहे हैं। 130। कितने 130 देश इसमें भाग ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है दोस्तों, तो लिस्बन में 2022 का आयोजन हो रहा है। कहाँ हो रहा है, लिस्बन में आयोजन हो रहा है। टोटल कितने कंट्री भाग ले रहे हैं, 130। याद रखिएगा कि इसमें मेजबानी जो कर रहा है, मेजबानी, ठीक है, केन्या प्लस पुर्तगाल, केन्या प्लस पुर्तगाल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यूपीएससी पूछेगा कि जैसे वनडे एग्जाम में एसएससी वाले जितने भी एग्जाम होते हैं या फिर एनटीपीसी सीबीटी जो भी एग्जाम है उसमें पूछेगा कि आयोजन कहाँ हुआ, सीधे सीधे आप लिस्बन मार के आ जाएंगे। लेकिन जो यूपीएससी पूछेगा वो टफ बनाने के लिए पूछेगा कि जो मेजबानी करने वाले कंट्री में कौन कौन से सहभागीदार है। तो याद रखिए केन्या और पुर्तगाल। ठीक है, क्या केन्या और पुर्तगाल दोनों मिलकर जो होता है इसका क्या कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। ये आपको याद रखना है। पर्पज पूछेगा, पर्पज बताइए कि पर्पज क्या है। तो याद रखिएगा कि समुद्री क्षेत्रों की, मतलब महासागरीय क्षेत्रों, इसका उद्देश्य है कि जो महासागरीय क्षेत्र हैं, जो महासागर के आसपास के क्षेत्र हैं, उसकी सुरक्षा वैज्ञानिक विधि द्वारा करना। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ लिस्बन में। लिस्बन क्या है, पुर्तगाल की कैपिटल है, ये आपको याद रखना है। पुर्तगाल से रिलेटेड दोस्तों अगर आपसे हिस्टोरिकल फैक्ट पूछे, वास्को डिगामा का नाम याद रखिएगा। वास्को डिगामा पुर्तगाली था जो भारत में आया था। ठीक है, कब, 1498 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना, कब, 1498 ईस्वी में आया था। कहाँ आया था, कालीकट बंदरगाह पर। कहाँ आया था, कालीकट पोर्ट पे। कहाँ आया था, याद रखिएगा कि वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट पोर्ट पर आया था। ठीक है, केरल में, याद रखिएगा कहाँ आया, केरल में। ये आपको याद रखना है, केरल में। ठीक है, केरल के तट को क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा मालाबार तट बोला जाता है। केरल के तट को, केरल के तट को मालाबार तट, याद रखिएगा केरल के तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। तो फिर से दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासागरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है लिस्बन में। टोटल कंट्री 130 कंट्रियों ने भाग लिया है। ठीक है, मेजबानी पूछेगा तो याद रखिएगा कि मेजबानी केन्या भी कह रहा है, स्वरूप से मेजबान है। ठीक है, पर्पज क्या है कि महासागरीय क्षेत्रों की सुरक्षा वैज्ञानिक विधि द्वारा करना। ठीक है, पुर्तगाल की कैपिटल क्या है दोस्तों, लिस्बन है। यूरोप में दोस्तों ये आता है। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, पुर्तगाल के ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। ठीक है, कौन है, पुर्तगाल के ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिनके पास दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि जिनके पास मैक्सिमम गोल है, मतलब जिन्होंने बहुत सारे मैक्सिमम गोल किए हैं। किस क्लब के लिए खेलते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हैं। किसके लिए खेलते थे, इससे पहले जुवेंटस से पहले रियल मैड्रिड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आइए हम अपनी दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं कि
नेशनल काइट बोर्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? नेशनल काइट बोर्डिंग चैंपियनशिप, ये आपको याद रखना है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन तूतीकोरिन में। यह कहाँ है? यह तमिलनाडु में। कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में। ये आपको याद रखना है। तो नेशनल काइट बोर्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन तूतीकोरिन में हुआ है। तूतीकोरिन में हुआ है। और ये याद रखिएगा, यह कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। फिर से दोस्तों आपको हम बता दें कि काइट बोर्डिंग जो है यह एक खेल है। और काइट बोर्डिंग खेल को क्या, काइट बोर्डिंग जो खेल है उसे 2024 ओलंपिक में सम्मिलित कर लिया गया है। ये आपको याद रखना है क्या, कि काइट बोर्डिंग 2024 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें इसको शामिल कर लिया गया है। 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? ये आपको याद रखना है, पेरिस में होगा। कहाँ होगा? पेरिस में होगा। 2020 में कहाँ हुआ? टोक्यो। कहाँ हुआ दोस्तों? टोक्यो हुआ। लेकिन आयोजन कब हुआ? 2000 जो होता है कि उसका आयोजन दोस्तों याद रखिए 2020 में नहीं हो पाया कोरोना के चलते। ठीक है, तो इस समय आयोजन हुआ था। ठीक है, 2021 में। तो याद रखिएगा कि काइट बोर्डिंग क्या है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। काइट बोर्डिंग खेल है जो 2024 के ओलंपिक में सम्मिलित कर लिया गया है। 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस में होगा। तो नेशनल काइट बोर्डिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजन हुआ? तूतीकोरिन में। याद रखिएगा कि तमिलनाडु की कैपिटल दोस्तों चेन्नई। ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल पूछे तो चेन्नई बता दीजिएगा। और याद रखिएगा कि तमिलनाडु में ही क्या, एनर्जी आइसलैंड बन रहा है तमिलनाडु में ही। ठीक है, किसकी मदद से? डेनमार्क की मदद से। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एनर्जी आइसलैंड। डुगोंग कंजर्वेशन, ये भी आपको याद रखना है। डुगोंग कंजर्वेशन, डुगोंग संरक्षण, यह कहाँ है? यह अभी कहाँ खोला जाएगा? वो अभी तमिलनाडु में ही खोला जाएगा। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? तमिल। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है दोस्तों? तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। यह भारत का सबसे दक्षिणी क्या है? सबसे साउथर्न स्टेट है। ठीक है, अगर पूछेगा कि सबसे साउथर्न सिटी कौन सी है तो कन्याकुमारी। कौन सी है? कन्याकुमारी। यह भी तमिलनाडु में। सबसे साउथर्न सिटी कौन सी है? तो कन्याकुमारी है। और यह भी कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। ये आपको याद रखना है। सबसे दक्षिणी सिटी है, साउथर्न सिटी है। ये आपको याद रखना है। तो नेशनल काइट बोर्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन तूतीकोरिन में हुआ, तमिलनाडु में। काइट बोर्डिंग को 2024, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि काइट बोर्डिंग को किस ओलंपिक में सम्मिलित किया जाएगा? तो पेरिस ओलंपिक में सम्मिलित किया जाएगा, जिसका आयोजन 2024 में होने वाला है। एनर्जी आइसलैंड तमिलनाडु डेनमार्क की मदद से बन रहा है। डुगोंग संरक्षण वो तमिलनाडु में ही बन रहा है। डुगोंग किस कैटेगरी का है? तो काउ कैटेगरी से रिलेटेड है। तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। सबसे साउथर्न स्टेट है। और सबसे साउथर्न सिटी कौन सी है? तो कन्याकुमारी है। ठीक है, आइए दोस्तों हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या? सायरन प्रणाली। ठीक है, कहाँ सायरन प्रणाली शुरू की गई है और क्यों शुरू की गई है? ठीक है दोस्तों, सायरन प्रणाली पूछेगा कहाँ शुरू हुई है? तो याद रखिएगा उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा इसको शुरू किया गया है। सायरन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? पर्पज। तो याद रखिएगा यही पूछेगा आपसे
पर्पज है मानव व हाथी के संघर्ष को खत्म करना। ठीक है, मतलब यह होगा कि अगर अगर जो जंगलों से भटक के हाथी अगर आपको रोड पे दिख गए तो सायरन बजने लगेगा, या जो मनुष्य कभी उनके इलाके में चले गया तो सायरन बजने लगेगा, ताकि उन दोनों के बीच में जो होता है क्या है दोस्तों, विवाद ना हो। विवाद कहने का मतलब कि उनका बहुत उनके जो उन लोगों के दांत होते हैं उनकी तस्करी होती है, तो उसे रोका जा सके। और दोस्तों मानव और हाथी के बीच में जो एक दूसरे की जगह को लेकर दोस्तों अगर हम लोग वन काटेंगे तो वो जरूर ही वो हमारे जगह पे आएंगे, तो जो संघर्ष है ऐसे संघर्ष को क्या करना है, खत्म करना है। तो सायरन प्रणाली किससे रिलेटेड है, तो मानव हाथी के संघर्ष को खत्म करना। उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है। कैपिटल भुवनेश्वर है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है आसानी चक्रवात। आसानी चक्रवात याद रखिएगा दोस्तों, आसानी चक्रवात उड़ीसा में ही आया था, बे ऑफ बंगाल से उठा था, बे ऑफ बंगाल से उठा था। आसानी चक्रवात का अर्थ होता है क्रोध। क्या अर्थ होता है, आसानी चक्रवात का अर्थ होता है क्रोध। और आसानी नाम किसने दिया था, याद रखिएगा, आसानी नेम गिवन बाय श्रीलंका। किसने नाम दिया था, तो श्रीलंका ने आसानी नाम दिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सायरन प्रणाली शुरू की गई है उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा। पर्पज मानव हाथी के संघर्ष को खत्म करना। उड़ीसा में अभी अभी कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर है। उड़ीसा में अभी अभी आसानी चक्रवात आया था, बे ऑफ बंगाल से उठा था। अर्थ होता है आसानी का क्रोध, और आसानी नाम किसने दिया था, तो श्रीलंका ने आसानी नाम दिया था। ठीक है, आइए हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं कि वन हेल्थ परियोजना कहाँ लॉन्च हुई है। क्या दोस्तों, वन हेल्थ परियोजना कहाँ लॉन्च की हुई है। वन हेल्थ परियोजना पूछे कहाँ लॉन्च हुई है, तो याद रखिएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु में, ये आपको याद रखना है, कहाँ लॉन्च हुई है, बेंगलुरु में। किसने लॉन्च किया है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स द्वारा। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके साथ एक और है, परंतु बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन आपको याद रखना है। ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वन हेल्थ परियोजना कहाँ लॉन्च हुई है, तो याद रखिएगा यह परियोजना बेंगलुरु में लॉन्च हुई है। बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है। कर्नाटका वेस्टर्न घाट में आता है, ये आपको याद रखना है। और कर्नाटका में लैंग्वेज बोली जाती है कन्नड़, लोकल लैंग्वेज कन्नड़। और कर्नाटका में ही बाबा भूदान की पहाड़ियां हैं, बाबा भूदान हिल्स, बाबा भूदान की पहाड़ियां हैं, जो कि लौह अयस्क के लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए फेमस है। तो इतना आपको याद रखना है कि वन हेल्थ परियोजना बेंगलुरु में लॉन्च हुई है। कर्नाटका की कैपिटल क्या है, वह बेंगलुरु है। ठीक है, आईटी हब बोला जाता है इसको। ठीक है, लॉन्च किसके द्वारा किया गया, बिल एंड मिलिंडा गेट्स द्वारा किया गया है दोस्तों। कर्नाटका वेस्टर्न घाट में आता है, लैंग्वेज कन्नड़ बोली जाती है, बाबा भूदान की पहाड़ियां यहीं पर है, जो कि लौह अयस्क के लिए फेमस है। ठीक है, तो वन हेल्थ परियोजना से दोस्त है दोस्तों, इतने रिलेटेड फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगली न्यूज हम लोग चलते हैं क्या, उत्तराखंड। ठीक है, तो यार देखते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड न्यूज में क्यों है। यूके, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। उत्तराखंड न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसने उत्तराखंड में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधे का खोज हुआ है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज हुई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछेगा कि हाल ही में
कहाँ पर दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज हुई है, तो आपको याद रखना है कि वह खोज हुई है उत्तराखंड में। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि दुर्लभ मांसाहारी पौधे का खोज कहाँ हुई है, उत्तराखंड में हुई है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने समझते हैं कि उत्तराखंड से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। कैपिटल अगर पूछ दे तो देहरादून। ठीक है, सीएम पूछ दे तो पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, सीएम पूछ दे तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में ही लाइकेन पार्क खोला गया है, ये भी आपको याद रखना है। क्या उत्तराखंड में क्या खोला गया है, लाइकेन पार्क खोला गया है। ठीक है, कहाँ पर खोला गया है, उत्तराखंड में ही लाइकेन पार्क खोला गया। दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज कहाँ हुई है, उत्तराखंड में दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज हुई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर दोस्तों अगर यहाँ पे उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पुराना नेशनल पार्क है, सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है कि यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क है। उत्तराखंड सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना शुरू की गई है। हिम प्रहरी योजना यहीं पर लॉन्च हुई है, याद रखिएगा। हिम प्रहरी योजना कहाँ लॉन्च हुई है, उत्तराखंड में ही लॉन्च हुई है। कैपिटल क्या है, देहरादून। ठीक है, देहरादून। सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी हैं। हिम प्रहरी योजना लॉन्च की गई है, अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि उत्तराखंड में एक दुर्लभ क्योंकि वो मांसाहारी पौधा है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं पर है, सबसे पुराना नेशनल पार्क इसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है ना, प्रथम बायोडायवर्सिटी जो होता है दोस्तों, नेशनल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, खोला गया है, जिसका नाम है भारत वाटिका। ठीक है, भारत वाटिका का खोला गया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये रही उत्तराखंड से रिलेटेड जो होता है न्यूज और फैक्ट्स। आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं कि सुरक्षा मित्र परियोजना, ठीक है, कहाँ लॉन्च की हुई है, तो क्या लॉन्च की गई है, सुरक्षा मित्र परियोजना। तो देखते हैं दोस्तों कि सुरक्षा मित्र परियोजना कहाँ पर लॉन्च की गई है। सुरक्षा मित्र परियोजना ठीक है, आपको याद रखना है कि यह कहाँ लॉन्च हुआ है, जो कि क्वेश्चन पूछेगा कि सुरक्षा मित्र परियोजना कहाँ लॉन्च किया गया है, तो केरल में। कहाँ लॉन्च किया गया है दोस्तों, केरल में, ये आपको याद रखना है। पर्पज क्या है, उद्देश्य पूछ सकता है, तो इसका उद्देश्य है, ठीक है, वाहनों की सुरक्षा करना। क्या, वाहनों की सुरक्षा करना। इसका उद्देश्य क्या है, वाहनों की सुरक्षा करना। कहाँ सुरक्षा मित्र परियोजना कहाँ लॉन्च हुआ है, केरल में लॉन्च हुआ है। केरल की कैपिटल पूछे तो तिरुवनंतपुरम। देख लीजिएगा दोस्तों, तिरुवनंतपुरम कैपिटल होती है। केरल वेस्टर्न घाट में आता है। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है, और यह केरल की भी सबसे ऊंची चोटी है। केरल की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट। मालाबार तट। केरल में ही 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा आया था। यह कौन था, तो यह पुर्तगाली नाविक था। पुर्तगाली नाविक था। ठीक है, कहाँ आया था, तो कालीकट बंदरगाह पर, कालीकट पोर्ट पर। कहाँ, कालीकट पोर्ट पर। क्या बोला जाता है उसको, कालीकट बंदरगाह। कहाँ आया था, तो याद रखिएगा, कालीकट पोर्ट पे आया था, जिसे हम कालीकट बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ आया था, कालीकट पोर्ट पर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कालीकट बंदरगाह
कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो क्या है, यह वाहनों की सुरक्षा एक प्रणाली है। सुरक्षा मित्र परियोजना वाहनों की सुरक्षा प्रणाली है। लॉन्च हुआ है केरल में, कैपिटल तिरुवनंतपुरम में, वेस्टर्न घाट में यह आता है। सबसे ऊंची चोटी जो होता है भारत में सर्वप्रथम वर्षा दोस्तों यहीं पे होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वेस्टर्न घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। और केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वह भी अनाईमुड़ी है। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। सर्वप्रथम वर्षा यही इसी मालाबार तट पे होती है। याद रखिएगा, सर्वप्रथम वर्षा किस तट पे होती है, तो सर्वप्रथम वर्षा मालाबार तट पर ही होती है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था, जो कि पुर्तगाली था। कहाँ आया था, कालीकट तट पे आया था। आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं कि नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने, नीति आयोग, नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। तो देखते हैं नए सीईओ कौन बने हैं दोस्तों। तो परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर, क्या परमेश्वरन अय्यर नए सीईओ बने हैं। किसकी जगह पर, किसकी जगह, अमिताभ कांत, अमिताभ कांत की जगह पे बने हैं। ये आपको याद रखना है। नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं परमेश्वरन अय्यर। किसकी जगह पर, तो अमिताभ कांत की जगह पर। याद रखिएगा, परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर आईएएस ऑफिसर है। ये भी आपको याद रखना है। मतलब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये पक्का क्वेश्चन पूछेगा कि नीति आयोग, 4-5 ऐसे ऐसे स्टार बना लेना है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं दोस्तों, तो परमेश्वरन अय्यर बने हैं। अगर नीति आयोग से पूछे तो फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था 2015 में। ठीक है, हेड कौन होता है, पीएम इसका सदैव हेड होता है। ठीक है, किसकी जगह पे आया था, तो प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया था। प्लानिंग कमीशन किसकी जगह पे आया था, तो प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। 2015 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया था। किसकी जगह पे आया है, प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग का सदैव हेड कौन होता है, अपना प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन है, तो हम लोग प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो इस समय सीईओ कौन बने हैं, परमेश्वरन अय्यर बने हैं। किसकी जगह पे आए हैं, अमिताभ कांत की जगह पे आए हैं। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। परमेश्वरन अय्यर का नाम रट लेना है, एकदम जवान पे होना चाहिए कि कौन सीईओ, क्योंकि ये क्वेश्चन छपेगा। सिडनी मैकलागिन। ठीक है, आइए देखते हैं सिडनी मैकलागिन कहाँ की है और यह न्यूज में क्यों है। सिडनी मैकलागिन। ठीक है, आइए देखते हैं कि सिडनी मैकलागिन कौन है। सिडनी मैकलागिन, क्या दोस्तों सिडनी मैकलागिन कौन है, किस देश से बिलोंग करती हैं, तो याद रखिएगा ये यूएसए से बिलोंग करती है। न्यूज में क्यों है, तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि इन्होंने 400 मीटर बाधा रन में, बाधा रन में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करा है। किसने, सिडनी मैकलागिन। सब सर्वप्रथम आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन बनाने का तरीका दोस्तों ऐसे पूछेगा कि किसने 400 मीटर बाधा रन में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, तो सिडनी मैकलागिन। या फिर आपसे पूछेगा कि सिडनी मैकलागिन कहाँ की हैं, तो याद रखिएगा हाल ही में 400 मीटर बाधा रन में सिडनी मैकलागिन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। तो वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो याद रखिएगा यूएसए। यूएसए दोस्तों याद रखिएगा, यूएसए से 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सिप्री के अनुसार यूएसए अपने सैन्य खर्च पे करने वाला दुनिया का पहला देश है। सबसे ज्यादा सैन्य सिप्री ने रिपोर्ट जारी की। ठीक है, सिप्री, ठीक है, सिप्री अपनी रिपोर्ट जारी करती है। सिप्री अपनी रिपोर्ट जारी करती है तो इसके अनुसार इसने जो होता है ना सैन्य पर सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है, यूएसए करता है। ये आपको याद रखना है।
सैन्य पर सबसे ज्यादा खर्च यूएसए करता है। सिप्री ने रिपोर्ट जारी किया जिससे अपने सैन्य पर सबसे अधिकतम खर्च करने वाला देश कौन सा है? यूएसए। टोटल इसमें स्टेट्स कितने हैं? टोटल स्टेट्स कितने हैं? 50 स्टेट हैं, ठीक है। अंत वाला कौन है? हवाई, ठीक है, 50वां है। 49वां कौन सा है? अलास्का। अलास्का। इतना तो डीप यूपीएससी पूछेगा कि 50वां कौन सा जुड़ा? तो हवाई जुड़ा, और 49वां कौन सा जुड़ा? तो अलास्का जुड़ा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यूएसए याद रखिएगा दोस्तों, यूएसए इस समय न्यूज में है और यह इंपॉर्टेंट है, और यह पक्का पूछेगा कि किस कंट्री ने, ठीक है, हाल ही में गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? तो यूएसए, ठीक है। गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया। ये आपको याद रखना है क्या, कि गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त किसने किया है? तो यूएसए ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को इंड कर दिया है, ठीक है। आइए हम अपने आखिरी न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या? इयोन मार्गन, ठीक है। इयोन मार्गन न्यूज में क्यों है और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इयोन मार्गन, ठीक है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कर दिया है, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इयोन मार्गन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सबसे पूछेगा कि यह किस देश के हैं? तो याद रखिएगा, यही पूछेगा, यह इंग्लैंड के हैं, ठीक है। और यह हाईलाइट और न्यूज में क्यों है? क्योंकि इन्होंने 2019 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड जीती थी, 2019 वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड जीती थी, उसके कप्तान कौन थे? ये कैप्टन थे, याद रखिएगा। तो इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप इयोन मार्गन ने ही किसको दिलाया था? इंग्लैंड को दिलाया था, ठीक है। किसको दिलाया था? इंग्लैंड के प्लेयर हैं। इंग्लैंड को 2019 का वर्ल्ड कप दिलाया था 50 ओवर का, याद रखिएगा। ओडीआई का 50-50, मतलब ओडीआई का इन्होंने दिलाया था। तो ये रहे इयोन मार्गन। और ये क्यों न्यूज में थे? क्योंकि इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की थी, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोगों की रही आज की न्यूज, ठीक है। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।